हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सेज IQ। दिस इज राहुल। तो गाइज, आप सभी को पता है एस्टेट का भी रिसेंटली सिलेबस जो है ये कुछ महीने पहले अपडेट हुआ है। तो ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। हालांकि यहाँ पर मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हुई और किस चीज़ों में आपको किस टॉपिक में क्या प्रिपेयर करना है। और जो अभी स्टूडेंट BPSC जो 3.0 देने जा रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर ये एक बेनिफिशियल हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो फर्स्ट वाला जैसे है यहाँ पर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में ये सब नाद है, नाद के प्रकार हैं, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप BPSC 3.0 में हो चाहे आपका एस्टेट हो। ठीक है। तो अभी जो सिलेबस अपडेट हुआ है उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यूनिट फर्स्ट जो है यहाँ पर, तो यूनिट फर्स्ट में संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पर जो विभिन्न मत हैं कि शिव के मुख से हुई, पांच मुखों से हुई, ब्रह्मा से हुई, पक्षियों से हुई, ये चीजें यहाँ पर आपको ढूंढ ढूंढ के पढ़नी है। उसके बाद दूसरा चीज यहाँ पर है, आप BPSC ये आपका 3 जो आपका होने वाला है BPSC 3.0, इसमें भी हेल्प करेगा। और एस्टेट आपका जो होने वाला है अभी उसमें भी ये हेल्प करेगा। अब जैसे यहाँ दूसरा पॉइंट है वैदिक कालीन संगीत। वैदिक कालीन संगीत में ज्यादातर क्वेश्चन आपके सामवेद से पूछे जाते हैं। सामवेद से क्या पूछा जाएगा, सामवेद में स्वर कौन कौन से मतलब यहाँ पर थे, सामवेद में भक्तियाँ क्या होती थी, सामवेद को कितने खंडों में गाते थे, इसके गायक कौन कौन से होते थे। और सामवेद में और भी कुछ चीजें हैं जैसे कि अ, मतलब कि गायक को क्या कहते थे, वीणा वादक को क्या कहते थे, इनके समूह को क्या कहते थे, ये चीजें यहाँ से आपको पढ़नी है। उसके बाद है वैदिक कालीन स्वर। स्वर वही आपके जो कुष्ठ मध्यम ये हैं, और जो गांधार में स्वर प्रयोग है या फिर वैदिक कालीन में जो स्वर आए उनका क्या कैसे क्या को रिलेशन एक दूसरे से, ये सब क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। दूसरा यहाँ पर है यूनिट सेकंड में इन्होंने अपडेट करके दिया है कि हिंदुस्तानी संगीत एवं कर्नाटक संगीत का उद्भव एवं विकास। मतलब हिंदुस्तानी संगीत का जो विकास है वो कैसे हुआ। तो विकास है तो बहुत हिस्ट्री वाला आ जाएगा यहाँ पर। अभी हिस्ट्री का मतलब कैसे हुआ कि जैसे बौद्ध काल में संगीत का क्या था, है ना, मुगल काल में क्या था, राजपूत काल में क्या था, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। रामायण काल में क्या संगीत था, वो तो वैदिक वैदिक कालीन में ही आ जाएगा। रामायण महाभारत पुराण जो संगीत के कुछ कुछ क्वेश्चंस निकलते हैं, आप लोगों ने एग्जाम में देखेंगे तो वो वहां से बनेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा सिलेबस इन्होंने बढ़ा कर दिया है, बढ़ाकर इन द सेंस थोड़ा सा वास्ट कर दिया, सिलेबस को एक्सपेंड किया है। और कुछ वैसे ज्यादा कुछ नया तो नहीं है। अगर आप यही सिलेबस जो BPSC मेंस वाले हो अभी एग्जाम देने जा रहे हो, यही सिलेबस कर लोगे तो ये एग्जाम क्लियर कर लोगे। कर्नाटक संगीत का कैसे विकास हुआ, मतलब अलग अलग जो एरा हुई वहां पर कैसे क्या विकास हुआ। फिर है हिंदुस्तानी संगीत एवं कर्नाटक संगीत की विशेषताएं। तो यहाँ पर विशेषताएं क्या पढ़नी है, इसकी स्वरगत क्या विशेषताएं हैं और तालगत क्या विशेषताएं, ये दो विशेषताएं आपको पढ़नी है। इस स्वर के अनुसार रागों में क्या परिवर्तन हुए और तालों का क्या अलग है। हमारे यहाँ ताल कैसे, उनके यहाँ कैसी हैं, खाली ताली कैसे दिखाते हैं, है ना। और जो विभिन्न गायन शैलियाँ हैं उसका क्या कंपैरिजन है, तो वो चीज़ यहाँ पर पूछी जाएगी। तो विशेषताएं अब ये इसी चीज़ का पार्ट यहाँ पर इन्होंने एक्सपैंड कर दिया इसको, हिंदुस्तानी संगीत का स्वर एवं ताल वही चीज़ है, इसको बस एक्स्ट्रा यहाँ पर इन्होंने लिखा है। अच्छी चीज़ है, यहाँ पर पूरा करके बता दिया है कि क्या चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर है कर्नाटकी संगीत का स्वर एवं ताल। अब यही चीज है कि मतलब अब खाली सिर्फ अगर यही लिख देते सेकंड पॉइंट ही, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है। हालांकि अलग लिखा है तो इससे हमें ये पता चल जा रहा है कि हमें इतना ही पढ़ना है। तो कर्नाटक संगीत का जो स्वर है चतुश्रुतिक, पंचश्रुतिक, है ना, काकलिनी, कैशिकनी, कहाँ के श्रुतियों पर हैं और उनकी आंदोलन संख्याएं क्या हैं, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। और हिंदुस्तानी संगीत से उनका कंपैरिजन करोगे तो क्या बनता है, ये सब क्वेश्चंस यहाँ से निकलेंगे। उसके बाद आप देख रहे हो कि यूनिट थर्ड में यहाँ पर ये इन्होंने ऐड ऑन किया है बिहार के लोक एवं पारंपरिक गायन शैलियाँ। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। इस बार शायद मीटिंग्स में भी उन्होंने बोला था कि बिहार से क्वेश्चन ज्यादा होंगे। तो बिहार से क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो अब सभी में ज्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर जो बिहार का लोक संगीत है या जो पारंपरिक गायन शैलियाँ हैं वो कौन कौन से हैं, पहले तो यही पूछ लेंगे। और कौन कौन सी विधाओं के साथ उसको गाते हैं, अगर किसी मौसम में गाते हैं तो वो कौन सा मौसम है, कौन सा सीजन होता है, ऐसे करके यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर है बिहार के लोक संगीत कलाकार। जो लोक संगीत कलाकार हैं जैसे कि कौन कौन से हुए हैं, जैसे मैथिली करके एक संगीत है उसमें
मतलब ऐसे करके कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। लोक कलाकार भी बिहार में बहुत सारे। उसके बाद यहाँ पर यूनिट 4 में है शास्त्रीय गायन का क्या परिदृश्य है, शास्त्रीय गायन के घराने कौन कौन से हैं और शास्त्रीय गायन के कलाकार। मतलब अब यहाँ पर बिहार से जितने भी शास्त्रीय संगीत की, ये भी एड ऑन यहाँ पर हुआ है, यहाँ से भी आपके खूब क्वेश्चन बनेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चंस ये आपके 3 और 4 यूनिट कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू जो स्टेटमेंट में इन्होंने बोला था कि बिहार से क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। तो घराने कौन कौन से हैं, जैसे ध्रुपद का घराना है कौन कौन सा है, क्या कोई ठुमरी का घराना है तो कौन कौन है, क्या कोई ठुमरी का बहुत अच्छा कलाकार है लोक संगीत में, जो भी आता है यहाँ पर, तो कोई वीणा वादक है जो बिहार से था, ऐसे करके ये क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। तो ये 3 और 4 यूनिट आपको अच्छे से करना है, ये नया एड ऑन किया गया। हालांकि अभी स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन देंगे, बाद में फिर आपका ये बढ़ता रहेगा। तो बीपीएससी वाले भी अगर ये पूरा सिलेबस कर लेते हैं तो उनका क्वालिफाई यहाँ पर एग्जाम हो जाएगा। और ये बीपीएससी जो इस बार देंगे उनका ये आखिरी मौका होगा। इसके बाद स्टेट देने के बाद इतना ज़्यादा कंपटीशन होगा इस एग्ज़ाम के लिए कि मतलब आप ये सोच के चलो कि करो या मरो वाली स्थिति है आपके लिए। तो पढ़ लो जितना भी पढ़ना है, कहीं से भी दिन रात एक कर लो, जॉब मिल जाएगी। उसके बाद यूनिट 5 में आया वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण। वाद्य यंत्रों में ज़्यादातर जैसे कि सितार, सितार पढ़ लो आप, तबला हो गया, तानपुरा हो गया, इनके पार्ट कहाँ पर किसका क्या यूज होता है, ये सब सारी चीजें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। सरोद हो गया, है ना, ये सब कुछ कुछ बेसिक है। हारमोनियम हो गया, तो इनके जो पार्ट्स हैं कौन कौन से लगते हैं और कौन कौन से इसमें आपका आता है। अब जैसे कि वाद्यों का वर्गीकरण वैसे आपको पढ़ना तो सारे चाहिए, तत्वाद्य अवनद्य वाद्य, है ना। तो जैसे सितार हो गया, सरोद हो गया, ये तत्वाद्य में इधर आ जाएंगे। और अवनद्य में तबला हो गया, पखावज हो गया यहाँ पर, है ना। जो जो मेन मेन है, जैसे जो भी आपको मिलता है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। वाद्य वृंद है, वाद्य वृंद से क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। ये भी आपका यहाँ पर टॉपिक ऐड ऑन किया गया। उसके बाद है हिंदुस्तानी संगीत में प्रयुक्त वाद्य यंत्रों का परिचय। अब ये पहला जो यहाँ पर ये वाला है और ये थर्ड थर्ड वाला, ये एक ही चीज है। अब इसको इन्होंने ऐसे करके यहाँ पर लिखा है, तो पढ़ना आपको वही चीज है, कुछ डिफरेंस नहीं है। वाद्य वृंद ये थोड़ा अलग है। अब वाद्य वृंद क्या होता है, मतलब जैसे कि वृंदगान वगैरह उस टाइम में होते थे, ऑर्केस्ट्रा वगैरह जैसे होते थे, तो उसमें क्या है, किन शास्त्रकारों का वाद्य वृंद को बढ़ाने में या लोकप्रिय बनाने में रोल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर यूनिट 6 है, जो पहले राग थे वही हैं, कुछ खास यहाँ पर एड ऑन नहीं है। दरबारी है, दरबारी कानड़ा, दरबारी कानड़ा एक ही है, मतलब इसको अलग अलग इन्होंने किया, लेकिन दरबारी कानड़ा ही है। मालकौंस है, जौनपुरी है, बहार है, शुद्ध कल्याण, गौड़ सारंग, देसी हमीर, श्री छायानट, कामोद, शंकराम, मियाँ मल्हारपुरी, अतनाश्री। तो ये तो आपको राग करने ही करने हैं। स्वरलिपि आ सकती है, वादी संवादी न्यास के स्वर, गायन समय इनकी जातियां क्या हैं, है ना, किन किन स्वरों में क्या क्या समानता है और कौन कौन सी असमानताएं हैं, ये चीज़ यहाँ से आपको करनी है। फिर रागों का छोटा ख्याल, इसकी स्वरलिपि आपको यहाँ से। अब स्वरलिपि में क्या है, देखिए होता क्या है कि जैसे कोई छोटा ख्याल का पहला लाइन दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये कौन सा ख्याल है, किस राग का है। तो वहां पर स्वरों के आधार पर आपको पहचानना होता है। राग तो देखिए किसी ने बंदिश सीखी है, किसी ने नहीं सीखी है। तो कोई बंदिश अगर ऐसे दी हुई है तो उसको नहीं सीखा है तो स्वरों से ही पहचान सकते हो। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद यहाँ पर इकाई 7 है, इसमें है राग वर्गीकरण का विस्तृत अध्ययन। राग वर्गीकरण से जैसे कि ग्राम राग क्या था, है ना, और रागांग राग क्या है, रागांग राग पद्धति क्या है, तो ये ग्राम राग वर्गीकरण में, मतलब राग वर्गीकरण में पूरा आता है। ग्राम राग, भाषा राग, विभाषा राग, तो ये जो मेनली आते हैं, यहाँ से आपको ये पढ़ने की जरूरत, यहाँ पर ये पड़ेगी आपको। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है इकाई 8, हिंदुस्तानी संगीत। देखिए जो बीपीएससी मेंस वाले हैं उनको थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा, और जो स्टेट वाले हैं वो मतलब थोड़ा भी कर लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं। इकाई यहाँ पर 8 है, हिंदुस्तानी संगीत के विभिन्न घराने। अब यहाँ पर जो भी घराना है वहां से क्वेश्चन, घराना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टॉपिक अपने आप में ये है, तो यहाँ से आपको करना पड़ेगा। विभिन्न गायन शैलियाँ, ख्याल, ध्रुपद, धमार, टप्पा, तराना, सादरा, ये सब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिक है। सुगम संगीत, अब सुगम संगीत जो है आपका, सुगम संगीत में क्या, जो पहले की जो यूनिट थी यहाँ पर, ये वो इसी का पार्ट है ये। अब ये जो लोक संगीत ये इधर 3 4 में आएगा, वही सुगम संगीत में इधर आ जाएगा। हाँ, कुछ सुगम संगीत से कुछ फिल्मी संगीत के क्वेश्चन जो है
पूछे जा सकते हैं कि कौन से कलाकार ने किस पिक्चर में कौन सा गाना गाया है, ऐसे करके शास्त्रीय कलाकार ने। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब वही 1 2 10 क्वेश्चन से ही आप आगे या पीछे रहते हो। उसके बाद यूनिट 9 है संगीत से जुड़े ग्रंथ, नाट्य शास्त्र, संगीत रत्नाकर, बृहदेशी। ये जमकर आपको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। संगीत विषय से जुड़ी प्रमुख पुस्तकें एवं पत्रिकाएं। अब ये भी एक नया एक तरीके से यूनिट है, तो जितनी भी बुक्स हैं आप उनको जानना पड़ेगा किस शास्त्रकार ने या किस राइटर ने कौन सी बुक लिखी है। तो करीब 40 50 भी आपको याद तो रखना ही पड़ेगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। पत्रिकाएं कौन कौन सी प्रकाशित होती हैं संगीत से, ये भी आपको यहाँ से याद करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर भातखंडे, दिगंबर पुलिसकर, ओमकार नाथ, ठाकुर अलाउद्दीन, पंडित रामचंद्र मलिक। ये एज इट इज यहाँ पर जो पुराना टॉपिक है, पुराना सिलेबस उसके अकॉर्डिंग ही ये यहाँ पर है। तो पुराना वाला जो आपका सिलेबस है उसमें यहाँ पर 15 यूनिट तक ये एंड हो गया, मतलब 15 यूनिट ही इन्होंने बनाई थी। अब नया सिलेबस में आप देखोगे तो यूनिट 10 में आप चलते हैं, तो यहाँ से 15 ही यूनिट इसमें नए वाले में भी है, कुछ वैसा तो है नहीं, दोनों में बराबर ही है। यूनिट 10 में आप देखोगे तो ताल का विस्तृत अध्ययन करना है, मतलब ताल का विस्तृत अध्ययन। कोई एक ताल लिया, कितने मात्रा की है, खाली कहाँ पर आ रहा है, और ताली कहाँ पर आ रहा है, कितने धा हैं, कितने दिन हैं। ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये यहाँ से बन सकते हैं, और अगर याद नहीं है तो कठिन पड़ेगा, फिर कर नहीं पाओगे, थोड़ा सा घुमा के पूछा तो, है ना। विभिन्न लयकारियाँ, अब विभिन्न लयकारियाँ जैसे दुगुन, तिगुन, चौगुन, ठीक है, ये आपसे आड़ कुआड़ बियाड़ वगैरह यहाँ से पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस बनेंगे यूनिट 10 से भी अच्छे आप। 11 में आप देख रहे हो गान, मतलब है गांधर्व गान से यहाँ पे तात्पर्य है, जो पुराने समय में होता था, गांधर्व गान, मार्गी संगीत, देसी संगीत, ये वो वाला यूनिट है। गीतियाँ आपकी जो होती थी, स्वराश्रित, पदाश्रित, जैसे कि मागधी हर माधे प्रथला संभाव्यता, उसके अंदर क्या चीजें हैं, शुद्धा बिना गौड़ी वेसरा साधारणी, ये सब जो गीतियाँ हैं, इसके अंतर्गत कितने ग्राम राग हैं, भाषा राग, ये सब यहाँ से आपको पूछा जाएगा। वाणी का विस्तृत अध्ययन, वाणियाँ जो ध्रुपद की जो वाणियाँ हैं, वहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। उसके बाद जीवनी, यही जो पहले पुराने सिलेबस में था, यहाँ पर कुछ अपडेट नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछा है। जीवनी अच्छे से करिएगा, यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इकाई 13, मतलब यूनिट 13 में इन्होंने नाद रखा है, श्रुति यहाँ पर लेकर आएंगे, ग्राम मूर्छना, तो ये तो आपको करना ही करना है। इकाई 14 है, यहाँ पर वही श्रुति, स्वर व्यवस्था, थाट, स्वर संवाद, सारना चतुष्टयी, स्वरांतर, गुणांतर, ये चीजें आ गई। 15 में आप देखोगे तो 15 में संगीत से वही आरोह, अवरोह, अलंकार, वादी, संवादी, जनक, आश्रय राग, ये सब, परमेय प्रवेशक राग, संध्या प्रकाश राग, मींड, कर्ण, खटका, गमक। तो देखिए ज्यादातर जो क्वेश्चंस आपके होंगे, ये जैसे कि यूनिट 13 14 15 है, ये तो बच्चे पढ़ते हैं, है ना। जो जहाँ फंसेंगे, देखिए कहाँ कहाँ पर वो मतलब फंस सकते हैं। तो जैसे ये जीवनी है, जीवनी एक से कोई क्वेश्चन बहुत डीप अगर वैसा पूछ लिया, तो यहाँ पर फंस सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर जो ये गीतियां हैं, गीत में आप यहाँ पर गलती कर सकते हो। तो इस यूनिट को आप स्ट्रांगली अच्छे से मेहनत करना। लयकारी है, तालों के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर बच्चे फंसते हैं, क्योंकि दिमाग में तो वही राग और इसका ज्यादा फोकस रहता है। ग्रंथों से आप फंस सकते हो कि ग्रंथ में किस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, ये सब याद करना पड़ेगा। और संगीत से जुड़ी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं, इसका नाम दे दिया, मान लिया राइटर का नाम नहीं याद है, तो यहाँ आप ये फंस सकते हो क्वेश्चंस में, है ना। सुगम संगीत में कौन से शास्त्रकार ने किस मूवी में कौन सा गाना गाया है। हालांकि जैसे यहाँ पर ओमकार नाथ ठाकुर या दिगंबर पुरस्कार कुछ भजन बनाए हैं, कौन से फेमस हैं, ओमकार नाथ ठाकुर जी ने कौन से भजन या फिर जैसे राग वगैरह बनाए, तो ये सब क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछ सकता है, यहाँ पर फंसोगे आप। रागों से फंस सकते हो, जिनका राग प्रिपेयर नहीं, बिल्कुल भी स्वरावलियां देके क्वेश्चन पूछ लेंगे, या किस राग में क्या बदल दें, सीखा नहीं तो प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप फंसोगे। वाद्य यंत्रों में सितार में कितने तार हैं, तबला में क्या क्या इसके क्या क्या चीजें होती हैं, तानपुरे में कितने तार हैं, किस पे मिलाते हैं, सरोद में किस कौन कौन सुर पे तार मिलाया जाता है, कितने तार होते हैं, मुख्य तार कितने होते हैं, बजाने वाले कितने होते हैं, झाला के वादन किस पे होता है। तो ये चीजें आपको यहाँ से फंसाएगा, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें बच्चा फंसता ही फंसता है। बिहार का लोक संगीत और ये शास्त्रीय गायन, ये नया है इसमें। तो देखिए बहुत वैसे क्वेश्चंस तो नहीं पूछेगा, लेकिन 2 3 ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 3 4 से ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आएंगे नहीं। लेकिन वही है कि अगर आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये यूनिट्स कुछ ऐसी हैं जो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। वैदिक संगीत पे भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं।
क्योंकि कंटेंट ज़्यादा मिलता नहीं है। उसके बाद ये सब तो आप पढ़ते ही हो। तो ये आपका जो है एक टोटल यहाँ पर एक सिलेबस था जो अपडेटेड है। तो कहाँ पर क्या चीज़ें यहाँ पर आती हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने इसको, ये गायन का, आई थिंक गायन का ही है, ठीक है। हाँ, संगीत करके है ये। डांस का यहाँ पर अलग सिलेबस इन्होंने इस बार दिया। तो ये चीज़ आपको यहाँ से करनी, 100 मार्क्स का पेपर होगा, ये तो आप सभी लोग जानते हो। तो यहाँ पर मेहनत करिए, जो भी यहाँ पर कट ऑफ आपकी रहेगी इस बार 70 के आसपास ही जाएगा ये। बाकी क्वालिफाइंग ही देखते हैं, अब 70 के आसपास जैसे क्वालिफाइंग अगर रखते हैं, कुछ सब्जेक्ट हैं तो उसमें ऊपर नीचे भी जाता है। तो अभी तो एग्ज़ाम का देखते हैं, डेट वगैरह इसका फिक्स हो जाए कि कब किस डेट में क्या होना है। बाकी प्रिपरेशन करते रहिए, अभी तो कुछ ज़्यादा दिन बचे नहीं हुए। तो जितना भी रिवीजन ही कर सकते हो, कुछ नया तो नहीं पढ़ सकते हो, तो जो भी पढ़ा है उसी का रिवीजन कर लो। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी 3.0 वालों को, नहीं तो फिर इस बार जॉब नहीं मिली तो फिर अगले में तो और कंपटीशन आ जाएगा और प्रॉब्लम होगी। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज राहुल सिंह। जय हिंद।